नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने शिक्षण के उद्देश्य लक्ष्य क्या होते हैं, उनके बीच का अंतर क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी और एक वर्गीकरण देखा था। शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकृत करने का इतिहास देखा था, कैसे 1948 से लेके वर्ष 2001 तक अलग अलग प्रकार से शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए थे, जिसमें सबसे पहले ब्लूम साहब ने ज्ञानात्मक पक्ष को बांटा था। फिर उन्होंने ही मसीहा और क्राथवाल के साथ मिलकर भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण दिया। फिर ब्लूम साहब ने कभी वर्गीकरण दिया नहीं, तो उनकी जगह आए दब्बे, हेरो और सिम्पसन, उन्होंने मनोक्रियात्मक का दिया था। और एंडरसन और क्राथवाल थे जिन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष का संशोधित वर्गीकरण दिया। तो ये तीन जो वर्गीकरण थे, चार वर्गीकरण थे, इनको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष एक्चुअल में है क्या, और ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण दिया गया था वो कैसे दिया गया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्ञानात्मक पक्ष। बेंजामिन एस ब्लूम साहब ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में तीन भागों में बांटा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो उसका पहला भाग है ज्ञानात्मक। अब इसको हम पढ़ें तो एक बार इसकी परिभाषा के तत्व क्या है इनको हम जानें। यहाँ से सारी चीज समझने के ऊपर आधारित होगी। परिभाषा के तत्व, ज्ञानात्मक पक्ष की परिभाषा के तत्व। पहला तत्व है ज्ञान का पुनः स्मरण। पहला तत्व है ज्ञान का पुनः स्मरण, रिकॉल ऑफ नॉलेज, रिकॉल ऑफ नॉलेज। दूसरा है ज्ञान की पहचान, या इसको प्रत्याभिज्ञान भी बोल देते हैं, ज्ञान की पहचान, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ नॉलेज, रिकॉग्निशन ऑफ नॉलेज। और तीसरा तत्व इसकी परिभाषा का जो है वो ये है बौद्धिक क्षमता व कौशल का विकास। बौद्धिक क्षमता व कौशलों का विकास। ये तीन मूल तत्व हैं ज्ञानात्मक पक्ष की परिभाषा के। अब समझना इनको। ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब है आपके मस्तिष्क की क्रियाओं से। ज्ञान कहाँ आएंगे? ज्ञान को हम हृदय में तो समझेंगे नहीं, हम ज्ञान को अपने मस्तिष्क में लेने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञान का संबंध मस्तिष्क की क्रियाओं से है, और यही मानव व्यवहार के तीन भाग हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये मानव व्यवहार के तीन भाग हैं। तीन तरीके से मानव अपने व्यवहार को दर्शाता है। ज्ञान के द्वारा दर्शाता है, अपने संवेगों के द्वारा, हृदय के भावों के द्वारा दर्शाता है, या हाथ और शरीर की क्रियाओं के द्वारा दर्शाता है। इन्हीं के आधार पर इन्होंने शिक्षण उद्देश्य को बांट दिया था। तो इसमें ज्ञानात्मक पक्ष में क्या है, कैसे ज्ञान बच्चा ग्रहण करेगा, कैसे उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद में उसको उसके प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करेगा, वही उसका ज्ञानात्मक पक्ष है। तो इसमें तीन चीजें होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ज्ञान का पुनः स्मरण, नंबर 2 ज्ञान की पहचान, और नंबर 3 बौद्धिक क्षमता व कौशलों का विकास। कैसे होता है ये? जैसे मान लो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया, कोई भी आपको पढ़ा रहा, 10वीं क्लास में आपको पढ़ाया था, 12वीं क्लास में आपने पढ़े थे, ग्रेजुएशन भी आप करके आए हैं। आपको मैंने मान लो सौर मंडल पढ़ाया। सौर मंडल आपको पढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ कि ये सूर्य होता है, केंद्र में सूर्य होता है, उसके चारों ओर बुध चक्कर लगाता है, बुध की ये विशेषताएं होती है, पृथ्वी ग्रह की ये विशेषताएं होती है, शुक्र ग्रह की ये विशेषताएं होती है। पूरा सौर मंडल मैंने इसके माध्यम से आपको बता दिया। तो मैंने आपको ज्ञान दिया, आपने उस ज्ञान को सबसे पहले तो याद किया। याद करने के बाद में मैंने यदि किसी से पूछा कि बताओ पृथ्वी ग्रह की क्या विशेषताएं हैं, बताइए शुक्र ग्रह की क्या विशेषताएं, ग्रह किसे कहते हैं, मैं इस प्रकार के प्रश्न यदि किसी को पूछ रहा हूं, तो जो ज्ञान उसने याद किया है उसी ज्ञान को वो अपने दिमाग में से दोबारा से याद करके मुझे बताएगा, पुनः स्मरण करके बताएगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, ज्ञान को रिकॉल कर रहा है, पुनः स्मरण करके वापस मुझे बता रहा है।
मैंने उसको वो पूरा सौरमंडल समझाया कि केंद्र में सूर्य होता है, ये बुध, पृथ्वी, शुक्र, सारी चीजें समझाई मैंने। अब मैंने इसको एक चित्र दिखाया और इस चित्र में मैंने उससे पूछा कि इसमें बताओ बुध ग्रह कौन सा है, ये केंद्र में सूर्य है, बुध ग्रह कौन सा है। तो जो ज्ञान मैंने उसको दिया था उस ज्ञान की वो पहचान करेगा कि बुध ग्रह ये रहा, पहचान करके बताएगा। तो ज्ञान सबसे पहले ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद में उसको बताने के दो तरीके होते हैं। एज इट इज जो ज्ञान हमने लिया है उसी ज्ञान को यदि हमसे दोबारा से कोई पूछे तो हमने जो याद किया है उसको पुनः याद करके अपने दिमाग में से आपको बताएंगे, या फिर आप हमें जो कुछ दिखा रहे हो उसमें से ज्ञान की पहचान करके हम बताएंगे। दो तो सीधे सीधे तत्व हो गए, ज्ञान का पुनः स्मरण और ज्ञान की पहचान। ठीक है। तीसरी चीज, मान लो मैंने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, सौर मंडल मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया है, 10-15 पेजेस में पढ़ाया है। प्रश्न आपसे 100 शब्दों में पूछ रहा हूं कि सौर मंडल की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो क्या केवल ज्ञान को याद करने से, केवल उसको रट लेने से आप 100 शब्दों में उसकी व्याख्या करके बता पाओगे? नहीं। 100 शब्दों में व्याख्या तभी कर पाओगे जो ज्ञान आपने लिया है उसके बारे में आपकी बुनियादी समझ होगी, उसके बारे में अवबोध होगा आपको। यदि आपको समझ होगी तो अपनी समझ के आधार पर आप उसकी व्याख्या करते हुए उसको छोटे से 100 शब्दों में इस हिसाब से पिरो देंगे कि अगले एग्जामिनर जो है वो देखते ही आपको मार्क्स दे दे। तो ये किस पे डिपेंड करता है? आपकी बौद्धिक क्षमता पर। केवल ज्ञान ग्रहण करके और उसको केवल ज्ञान ग्रहण करके उसको याद करके पुनः स्मरण करने से नहीं होगा, केवल पहचान कर लेने मात्र से नहीं होगा। आपको अपनी बौद्धिक क्षमताओं को काम में लेना होगा उसको छोटा करने के लिए। मैंने आपको पूरा सौरमंडल पढ़ाया। पूरा सौरमंडल पढ़ाने के बाद में आपसे मैंने कहा कि अब एक काम कीजिए। मैंने बताया कि केंद्र में सूर्य है, फिर बुध लगाता है, फिर पृथ्वी लगाता है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, एक मॉडल बना के लेके आओ। तो क्या मॉडल बनाना है, इस बार काम निर्माण करना है, तो केवल पुनः स्मरण से या पहचान करने से मॉडल बन जाएगा? नहीं। यहाँ पे आप अपनी बौद्धिक क्षमता काम में लोगे। यहाँ आप अपना जो ज्ञान पहले ले रखा है उस ज्ञान का उपयोग करोगे और उपयोग करके आप देखोगे कि केंद्र में सूरज था, उसके चारों तरफ बुध था। ऐसे करते करते थर्मोकोल पर एक मॉडल का निर्माण करके लाके मुझे आप दिखा दोगे। ये आपकी बौद्धिक क्षमता है, ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता। मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी और सूर्य में शुक्र और पृथ्वी में क्या अंतर है, शुक्र और मंगल ग्रह में क्या अंतर है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में क्या अंतर है। तो मैंने तो आपको पूरा सौरमंडल पढ़ाया था। अब आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं में कौशलों के माध्यम से उन दोनों के बीच में अंतर को विश्लेषित करने की क्षमता रख रहे हैं। विश्लेषण करने की क्षमता आप में आ गई। आप कह रहे हैं कि सर हम एक नई चीज बता सकते हैं। मैंने बताया क्या बता सकते? बोले सर केंद्र में सूर्य है, उसके चारों तरफ बुध चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ पृथ्वी लगा रही है, शुक्र लगा रहा है, वो कहीं बाहर क्यों नहीं जा रहा? मैंने नहीं बताई ये बात, आप ही बता रहे हैं। वो कहीं भाग क्यों नहीं जा रहा है, नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, उधर नहीं क्यों नहीं गिर रहा है, चारों तरफ ही चक्कर क्यों लगा रहे हैं, सूर्य के चक्कर में कैसे पड़े हुए हैं ये सब? तो मैंने बताओ आप कैसे हो, क्या हो सकता है? तो बोले सर हमें ये लग रहा है कि ये सूर्य जो है इन सभी को एक निश्चित आकर्षण बल के द्वारा बांधे रख रहा है। तो नए ज्ञान का सृजन कर दिया आपने, नए ज्ञान का सृजन कर दिया। आपकी बौद्धिक क्षमताएं व कौशल जो है वो जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। आपको नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार मान लो पढ़ाए जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार पढ़ा दिया हमने आपको, ज्ञान आपको दे दिया कि नीति निर्देशक तत्व ये होते हैं, मूल अधिकार ये होते हैं, इनका महत्व ये होता है। फिर आपसे पूछा कि ये बताओ कि आपके दृष्टिकोण से ज्यादा प्रभावी कौन सा होना चाहिए? क्या मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में ज्यादा प्रभावी होना चाहिए या नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार की तुलना में ज्यादा प्रभावी होना चाहिए? तो बच्चा अपनी क्षमताओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर नीति निर्देशक तत्व ज्यादा प्रभावी होने चाहिए क्योंकि हमारे देश के गरीब जो हैं वो सही से जी नहीं पा रहे हैं, विषमताएं लगातार बढ़ रही है। सरकार का ये दायित्व होना चाहिए कि वो नीति निर्देशक तत्वों को सही से लागू करके इस राज्य में समानता लेके आए, आर्थिक समानता लेके आए। दूसरा ये कह रहा है कि नहीं मेरे दृष्टिकोण से मूल अधिकार जरूरी है। यदि हमने नीति निर्देशक तत्वों के नाम से सरकार को स्वतंत्रता दे दी तो सरकार अलग तरीके से मनमानी करना शुरू कर देगी और हमारे मूल अधिकार छिन जाएंगे। यदि हम स्वतंत्रता से, समानता से,
न्यायप्रिय तरीके से जी नहीं सकते, जीने की स्वतंत्रता यदि हमारे में नहीं होगी तो फिर हम जी के करेंगे क्या। इससे ज़्यादा जरूरी है कि मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी हो। तो दो बच्चों ने अपनी अपनी अलग अलग राय प्रस्तुत की है। यहाँ पे केवल ज्ञान जो मैंने दिया है उस ज्ञान को पुनः स्मरण करके बताया नहीं है, या केवल ज्ञान की पहचान नहीं की है, उसने अपनी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा अपनी राय प्रकट की है, अपने विचार प्रकट किए हैं। और यही होता है मूल्यांकन करने की क्षमता है। और ये कब आएगी? जब बौद्धिक क्षमताओं व कौशलों का विकास आप में होगा। तो कुल मिला के ज्ञानात्मक पक्ष आपका मजबूत कब होगा? जब तीन चीजें आप में हो जाएगी। नंबर 1, जो ज्ञान मैंने आपको दिया उस ज्ञान का आप क्या करें? पुनः स्मरण, रिकॉल ऑफ नॉलेज। मैंने आपको ज्ञान दे दिया, पूछने पर आप जब मुझे बताओगे तो क्या करके बताओगे? रिकॉल करके बताओगे, पुनः स्मरण करके बताओगे। नंबर 2, ज्ञान की पहचान। ये दो ही तरीके आते हैं किसी भी ज्ञान को दोबारा से कोई टीचर आपसे पूछे, कहीं भी आपसे कोई बात करे तो आपको बताने के दो तरीके होते हैं। और नंबर 3, जो ज्ञान आपने लिया है उस ज्ञान के प्रति आपकी बौद्धिक क्षमताएं व कौशलों का विकास होना चाहिए। आप में समझ नामक क्षमता विकसित होनी चाहिए, आप में उपयोग करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता आनी चाहिए, संश्लेषण करने की क्षमता आनी चाहिए, आप में मूल्यांकन करने का पावर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ज्ञानात्मक पक्ष की परिभाषा के 3 तत्व कौन कौन से हो गए? ज्ञान का पुनः स्मरण, ज्ञान की पहचान और बौद्धिक क्षमता तथा कौशलों का विकास। ये तीनों मिलकर यदि किसी व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में बढ़िया तरीके से स्थापित हो चुके हैं, इसका मतलब उसको ज्ञानात्मक पक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। ये बेंजामिन एस ब्लूम साहब ने परिभाषा बताई थी, जिसके 3 मूल तत्व बताए थे। ठीक है। अब एक्चुअल में आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में होना क्या चाहिए? ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। विद्यार्थी के व्यवहार के 3 तरीके होते हैं, यही बात है। यह 3 उद्देश्य होते हैं। आपका पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष का मापन किया जा सके, भावात्मक का किया जा सके और मनोक्रियात्मक का भी किया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ पे पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी विसंगति यही है कि बच्चा एक्चुअल में चाहता क्या है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। पढ़ना क्या चाहता है, उसका मन क्या कह रहा है, उसका दिल क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसको पढ़ने में हिस्ट्री में जा रहा है, गणित में बेचारे के नंबर ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं कि ठीक है इंटेलिजेंट बच्चा है, गणित में भी नंबर अच्छे आ जाते हैं, गणित में वैसे ही नंबर आते हैं, मैथमेटिकल नंबर आते हैं, हिस्ट्री में नंबर थोड़े कम आते हैं। घर वालों ने देखा नहीं, बच्चे को ज्ञान बहुत अच्छा है मैथ्स का, उसको हम सीधा इंजीनियरिंग करवाएंगे, बड़ी सी किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाएंगे, फिर बच्चे को IIT करवाएंगे। उसके मन नहीं है 1% IIT करने के बाद में भी वो यहाँ आके RS का एग्जाम दे रहा है, फिर से हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रहा है ऑप्शनल, UPSC का एग्जाम दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसके भावों को पहचानने का प्रयास नहीं किया। हमारे पूरे मतलब पहली क्लास से लेके 10वीं 12वीं तक हम पढ़ के आए हैं। ग्रेजुएशन के बाद तो चलो हम खुद ही विचार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन विद्यालयी शिक्षण के दौरान कहीं पे भी बच्चे की रुचि क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है किसी चीज़ के प्रति, उसकी विवृत्ति क्या है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता यानी कि पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित ही नहीं किया जाता किसी भी रूप में। और मनोक्रियात्मक पक्ष को भी बहुत थोड़ी सी जगह दी जाती है। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जहाँ होंगे तो प्रायोगिक परीक्षाएं मनोक्रियात्मक का हो सकता है। बॉटनी में वो स्टेम्स वगैरह काटने होते हैं, हाथ की क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं वहाँ सही से काम आती है। वहाँ भी ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन फिर भी मनोक्रियात्मक पक्ष थोड़ा सा काम आता है, ज़्यादा नहीं है। आपके पाठ्यक्रम निर्माण का 90 से 95% हिस्सा जो है वो किस उद्देश्य पर निर्भर रहता है? ज्ञानात्मक पक्ष पर। ये प्रश्न मान लो आपसे पूछ ले कि पाठ्यक्रम निर्माण सर्वाधिक केंद्रित किस पक्ष पर रहता है? ज्ञानात्मक पर, भावात्मक पर, मनोक्रियात्मक पर, तीनों पर बराबर। तो क्या होगा आंसर? ज्ञानात्मक पक्ष पर सबसे ज्यादा आपके पाठ्यक्रम निर्माण केंद्रित रहता है। ठीक है। अब ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम और उसके साथियों ने, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कल,
की अपनी पुस्तक थी, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक 1, कॉग्निटिव डोमेन। ज्ञानात्मक पक्ष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डोमेन। इस पुस्तक में ज्ञानात्मक पक्ष को कठिनाई स्तर के आधार पर, सरल से जटिल के आधार पर, निम्न से उच्च के आधार पर कितने भागों में विभाजित कर दिया? 6 भागों में विभाजित किया है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम ने अपनी पुस्तक में प्रकट किया था, प्रस्तुत किया था, और वो कब किया था? 1956 में। ये हमने पढ़ लिया इतिहास में। और किस आधार पे किया है? कठिनाई स्तर के आधार पर, निम्न से उच्च के आधार पर, सरल से जटिल के आधार पर। सबसे पहले सबसे निम्नतम उद्देश्य होगा जो ज्ञान होगा, और अंत में सबसे उच्चतम उद्देश्य होगा जो मूल्यांकन होगा। वो क्या होंगे अभी हम देखेंगे। इसके आधार पर कितने भागों में बांट दिया था? 6 भागों में। अब ये 6 भाग कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहले ज्ञान, पहली सीढ़ी क्या है? ज्ञान। ज्ञान होने के बाद, ज्ञान इंग्लिश में साथ साथ आप जरूर करें, नॉलेज। ज्ञान के बाद उस ज्ञान के बारे में समझ होनी चाहिए, अवबोध होना चाहिए। अवबोध या समझ हिंदी में एक ही बात है। कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन। समझ हो गई, उसके बाद में उस ज्ञान के उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, अनुप्रयोग, उपयोग करने का कौशल, एप्लीकेशन, उपयोग करने की क्षमता हो। उसके बाद में उसको विश्लेषित करने की क्षमता हो, विश्लेषण, एनालिसिस, और फिर कोई नए ज्ञान का संश्लेषण कर सके। इस प्रकार से विद्यार्थी में बौद्धिक क्षमताएं होनी चाहिए, यानी कि सिंथेसिस। और अंतिम स्थिति यह है कि उसने जो भी ज्ञान ग्रहण किया है उस ज्ञान का मूल्यांकन वो कर सके, उस ज्ञान का इवैल्यूएशन वो कर सके। इस बात की भी विद्यार्थी में क्षमता होनी चाहिए। तो ये हो गया सबसे ऊपरी स्तर, सबसे ऊपरी स्तर। और ये ज्ञान है वो क्या हो गया? सबसे निचला स्तर, सबसे निचला स्तर। और ये क्रम जो है वो क्या होगा? सरल से जटिल। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा था। सबसे पहले क्या है? ज्ञान। जैसे मान लो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया, उसी एग्जाम्पल से यहां से 3 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न ये होगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने भागों में बांटा गया है? 6। 4 प्रकार के प्रश्न हो गए। ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्नतम उद्देश्य कौन सा है? ज्ञान। सबसे उच्चतम उद्देश्य कौन सा है? मूल्यांकन। और सही क्रम क्या है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कैसे है समझो इसको। सौर मंडल का जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया, मैंने आपको सौर मंडल पढ़ाया, उसके बाद में किसी से पूछा कि बताओ ग्रह की परिभाषा क्या है, पृथ्वी क्या है, सूर्य की विशेषताएं बताओ, मंगल ग्रह की विशेषताएं बताओ। तो वो जो कुछ बता रहा है वो ज्ञान उसने जो लिया है, उस ज्ञान को या तो पुनः स्मरण करके या पहचान करके मुझे वापस बता देगा। तो वो कौन सा स्तर आ जाएगा? ज्ञान। सिंपल सी बात है, जो ज्ञान मैंने लिया है वो ज्ञान मैं वापस बता रहा हूं आपको, इतना सा काम। तो पहले उसको याद करेगा, फिर पूछने पर पुनः स्मरण करके या पहचान करके बता देगा। क्लियर है? दूसरा, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसके बारे में अब उसमें क्या विकसित होनी चाहिए? समझ विकसित होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल से आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ देखें सौरमंडल की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए 100 शब्दों में। अब केवल क्या याद कर लेने मात्र से वो 100 शब्दों में व्याख्या कर सकता है? नहीं, वो तो एज इट इज लिखेगा, फिर 5 के 5 पेज भरेगा जो जो याद किया है। तो उस 5 पेज को 1 पेज में लिखने के लिए उसमें बुनियादी समझ होनी चाहिए, व्याख्या करने की समझ होनी चाहिए, अवबोध होना चाहिए। समझ होगा तभी वो उसको संक्षिप्त में व्याख्या कर पाएगा। तो जो ज्ञान है उस ज्ञान की क्या होनी चाहिए? समझ। फिर मैंने कहा सौरमंडल का मॉडल बनाओ,
तो मॉडल कैसे बनाएगा? जो ज्ञान उसको है कि केंद्र में सूर्य होता है, उसके चारों तरफ बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये सब, उस आधार पर वो थर्मोकोल पे मॉडल बनाएगा। यानी कि ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर मैंने कहा कि शुक्र और मंगल ग्रह में अंतर बताओ, शुक्र और पृथ्वी ग्रह में अंतर बताओ। तो अंतर कब बताएगा? जब वो पूरा ज्ञान जो उसने ग्रहण किया है, उस पूरे ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके विश्लेषण करने की क्षमता रखेगा, एनालिसिस करने की क्षमता रखेगा। एनालिसिस कर पाएगा कि पृथ्वी क्या है एक्चुअल में, पृथ्वी के छोटे छोटे विशेषताओं को अलग से एनालिसिस कर सकेगा। शुक्र ग्रह की विशेषताओं को एनालिसिस किया, फिर उन दोनों के बीच में तुलना करना सीख जाएगा, उनके बीच में अंतर करना सीखेगा। तो अंतर किससे होगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति से नहीं होगा, उस ज्ञान के विश्लेषण से अंतर होगा। फिर मैंने कहा कोई नई चीज निकाल के बता सकते हो क्या? आपने कहा हाँ बता सकते हैं सर, कि वो सूर्य के चारों तरफ सारे चक्र इसलिए लगाते हैं क्योंकि सूर्य जो है उन सभी को अपनी ओर एक आकर्षण बल के द्वारा बांधे रखता है। तो नए ज्ञान का क्या कर दिया? सृजन कर दिया, संश्लेषण कर दिया, और अंत में आप में मूल्यांकन करने की क्षमता आ गई। किसी भी बात पर अपना विचार रख सकते हो, किसी के पक्ष में बोल सकते हो, किसी के विपक्ष में बोल सकते हो। किसी के पक्ष या विपक्ष, किसी की बचाव या आलोचना आप तभी कर पाएंगे जब आप में खुद में मूल्यांकन करने की क्षमता होगी। तो कहने का मतलब ज्ञानात्मक पक्ष में जो 6 भाग हैं इसी चरण में बढ़ते हैं, ये सबसे जटिलतम है। इसको यदि प्राप्त आपने कर लिया, इसका मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे प्राप्त हो गए। और यही एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, शिक्षण का उद्देश्य होता है कि आपको इन 6 उद्देश्यों की प्राप्ति हो, केवल ज्ञान नहीं हो। हमारा तंत्र ऐसा है कि हम सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते हैं, नहीं तो ज्ञान के बारे में समझ विकसित करने रटते हैं, हम कोशिश करते हैं, रट लो सर, कुछ नहीं करो, हमें तो ये रटवा दो कि ये ज्ञान है, ये अवबोध है, बताओ मत, समझाओ मत। ज्यादा सिस्टम इस पे चलता है। और जब व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहीं पे धराशायी हो जाते हैं। केवल रटने से काम चले, केवल पुनः स्मरण से काम नहीं चलेगा। बौद्धिक क्षमताएं काम ही नहीं आ रही है, क्यों? विकसित ही नहीं की हमने। तो आप अभी ये जो पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आप आगे जाके टीचर बनने वाले हैं, अध्यापक बनने वाले हैं, और निश्चित तौर पे जो देश के भविष्य हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, उनका निर्माण करने का कार्य आपके हाथों में रहेगा। आईएएस बनना है किसी को, आरएस बनना है किसी को, वैज्ञानिक बनना है किसी को, तो वो सर्वाती दौर वो जो है, वो जो उसकी जो क्या बनना है, उसका सांचा शुरू में जो बन जाएगा, वही उसी स्वरूप में आगे बढ़ता है व्यक्ति, वो आपके हाथ में रहेगा। तो आपको एटलीस्ट अंक प्राप्त करने वाली बात अलग हो। ये जो हम पूरी क्लास लेंगे आज की ज्ञानात्मक पक्ष की, ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप इसको समझें, अप्लाई करें। जब आप पढ़ाएं तो वहाँ पे भी आप इसको सोचेंगे, हाँ बच्चे में ये केवल ज्ञान मिल रहा है या उसकी समझ भी आ रही है, उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको जानने के लिए देखें। क्योंकि 5वीं क्लास में यदि बच्चा है तो उसमें वो चीज़ डेवलप की जा सकती है। ग्रेजुएशन करने के बाद में यदि आप सोच रहे हैं कि इसका गणित मजबूत करूं, बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से ये सारी चीज़ें हम यदि विकसित कर पाएंगे, तभी उस बच्चे के अंदर वो सारी क्षमताएं विकसित होगी। केवल ज्ञान का पुनः स्मरण या पहचान करने से काम नहीं चलेगा, बौद्धिक क्षमताएं व कौशलों का विकास करने की जरूरत है, और ये है बौद्धिक क्षमताएं व कौशल। तो ज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरण क्या है? सबसे पहले विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, ज्ञान हो गया। उस ज्ञान के बारे में बुनियादी समझ होनी चाहिए, अवबोध हो गया। वो ज्ञान और समझ को उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, अनुप्रयोग हो गया। जो ज्ञान मिला है उसमें विश्लेषण करने की क्षमता उस बच्चे में हो, नए ज्ञान का सृजन या संश्लेषण करने की क्षमता हो, और किसी के पक्ष विपक्ष, बचाव, आलोचना में बोलने की क्षमता, यानी कि मूल्यांकन करने, उस ज्ञान का मूल्यांकन करने की क्षमता विद्यार्थी में हो। ये ज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरण। तो बताओ, सबसे निम्नतम उद्देश्य कौन सा हुआ? ज्ञान। सबसे उच्चतम उद्देश्य कौन सा हुआ? मूल्यांकन। और क्रम क्या हुआ? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और यही हमने परिभाषा पढ़ी थी, कहीं भी मतलब रटने की जरूरत नहीं है। परिभाषा के 3 तत्व थे। ज्ञानात्मक पक्ष की परिभाषा के 3 तत्व थे। पहला ज्ञान का पुनः स्मरण, दूसरा ज्ञान की पहचान, ये ज्ञान भाग से संबंधित है। उसके बाद में जो ज्ञान मिला है उसकी समझ, उसका अनुप्रयोग करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, संश्लेषण करने का कौशल, मूल्यांकन करने का कौशल, यानी कि बौद्धिक क्षमताओं व कौशलों का विकास हो गया। और ये 3 काम हो गए, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष प्राप्त हो गया है। ये है आपका ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है।
अब हम एक एक करके इन सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है ज्ञान या नॉलेज। ज्ञान या नॉलेज। अब देखो, यहां से हम इन उद्देश्यों को पढ़ें उससे पहले एक चीज मैं बता देना चाहूंगा आपको, मैं साथ साथ कराऊंगा वो, तो उससे पहले समझ लेना दो काम है शिक्षण के उद्देश्यों के संदर्भ में। शिक्षण के उद्देश्यों का एक तो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, और ये जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था ये सबसे पहले ब्लूम साहब ने किया था। ब्लूम साहब के साथ मसीहा आए थे, क्राथवाल आए थे। इसके अलावा दवे थे, हेरो थे और सिम्पसन थे। इन लोगों ने जो तीन प्रकार के शिक्षण के उद्देश्य हैं, उन तीनों प्रकार के शिक्षण के उद्देश्यों का ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक इनका वर्गीकरण दिया था। ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन हुआ क्या था एक्चुअल में? शिक्षण के उद्देश्यों के वर्गीकरण देने का मुख्य कारण क्या था? 1948 में हमने देखा था बोस्टन में जब वो कमेटी बैठी थी एग्जामिनर्स की, उसको बिठाने का मूल उद्देश्य ये था कि एक परीक्षक जो है बच्चे का मूल्यांकन सही से नहीं कर पाता है, बच्चे ने क्या सीखा है उसका मूल्यांकन करने में कठिनाइयाँ आ रही है। उसका कारण यह है कि हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव्स तय नहीं कर रखे हैं कि एक्चुअल में बच्चों को पढ़ाना क्या है, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका मूल्यांकन कैसे करना है। उसी के लिए, मूल्यांकन के लिए वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। ये बात हमने देखी थी, ठीक है। लेकिन इस वर्गीकरण में जो जो ज्ञान के बारे में, अवबोध के बारे में जो चीजें बताई गई थी, जहां भी, वहां पे केवल नियम सिद्धांत बता दिए गए कि ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या होता है, अवबोध का मतलब क्या होता है, इतना बता दिया। इसके व्यवहारिक पक्ष के बारे में बात इस वर्गीकरण में कहीं नहीं की गई। एक्चुअल में बच्चा जो एक्ट कर रहा है वो किस उद्देश्य से संबंधित है। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य हैं। ज्ञान हो गया, ज्ञान का मतलब क्या है ये बता दिया उन्होंने। अवबोध का मतलब क्या होता है ये बता दिया उन्होंने। अनुप्रयोग किसे कहते हैं ये बता दिया। लेकिन एक बच्चा अंतर करना सीख रहा है, किसी के बीच में परिभाषा करना देना सीख रहा है, कथन करना सीख रहा है, चयन करना, विश्लेषण करना, संगठित करना, एकीकृत करना, बचाव करना, आलोचना करना। बच्चा ये जो एक्ट कर रहा है, ये एक्ट किस उद्देश्य से संबंधित है, ये बात इस वर्गीकरण से पता नहीं चलती। तो परीक्षक जिसको पेपर लेना है वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे प्रश्न आ रहा है कि उदाहरण दीजिए, अब ये उदाहरण दीजिए प्रश्न किस उद्देश्य से संबंधित हुआ उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसको क्या पता चलेगा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है ना। तो ऐसे में इन शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावलियों में लिखने के लिए 3 प्रकार के उपागम आए थे मुख्य रूप से। एक रॉबर्ट मेगर का उपागम था, दूसरा रॉबर्ट मिलर का उपागम था, और तीसरा RCEM का उपागम था, ठीक है। मेगर साहब ने जो ज्ञानात्मक पक्ष था ब्लूम का, इस ज्ञानात्मक पक्ष को और भावात्मक पक्ष को व्यवहारिक शब्दावली में लिखा। मिलर साहब ने मनोक्रियात्मक को लिखा, और RCEM जो है वो भारत के लिए काम करता है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। इन्होंने भी प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए 4 प्रकार के उद्देश्यों की बात कही थी, और इन्होंने ब्लूम के वर्गीकरण को अपने हिसाब से लिखा। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि 1-2 प्रकार की चीजें हो गई। एक तरफ तो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण, और दूसरी तरफ ये जो वर्गीकरण हुआ है उसको व्यवहारिक शब्दावली में लिखना। पहचान करना किस उद्देश्य से संबंधित है, परिभाषित करना किससे संबंधित है, रेखांकित करना किससे संबंधित है, ये बात किन्होंने बताई? मेगर, मिलर और RCEM ने। इन्होंने ये बात नहीं कही। लेकिन जब हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब ज्ञान की बात हम करेंगे, तो ज्ञान उद्देश्य की क्या बातें हैं वो तो यही करेंगे हम इनके आधार पर। लेकिन साथ साथ में व्यवहारिक शब्दावलियों को साथ साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आप उन दोनों को लिंक कर सकें।
अदरवाइज याद नहीं हो। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि परिभाषित करना व्यवहारिक शब्दावली किस उद्देश्य से संबंधित है। बात बताई थी मेगर साहब ने, उद्देश्य ज्ञान है। इन्होंने तो सीधा कुछ नहीं किया, इन्होंने तो एक सारणी दी थी ऐसे, मेगर साहब की ये सारणी आई हुई है, इधर लिख दिया ज्ञान, इधर लिख दिया परिभाषित करना, पहचान करना, चयन करना, रेखांकित करना, लेबल लगाना, कथन करना, लेखन करना। उसके बाद में अवबोध लिख दिया, अवबोध से संबंधित उदाहरण देना, वर्गीकरण करना। इस प्रकार से इन्होंने 30-30, 40-40 करके एक सारणी प्रस्तुत की थी सिर्फ। और यदि मैं अलग से आपको ये पढ़ाता तो आपको कभी याद नहीं होती है। एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे अभी पूछा था रीट में, एसएसटी में पिछली बार, परिभाषित करना व्यवहारिक शब्दावली किस उद्देश्य से संबंधित है। तो अलग से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पे इनको लिंक करके इसी वर्गीकरण के साथ पढ़ा दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लूम साहब ने उसे दी थी। आपको सिर्फ इतना समझना है कि व्यवहारिक शब्दावली हमें साथ साथ पढ़नी है। दी उसको मेगर और मिलर साहब ने है। ज्ञानात्मक भावात्मक की बात आएगी तो किसने दी थी? मेगर ने। मनोक्रियात्मक की बात आएगी तो किसने दी थी? मिलर साहब ने। इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब हम ज्ञान उद्देश्य पढ़ेंगे तो सबसे पहले ज्ञान उद्देश्य क्या है ये, फिर ज्ञान उद्देश्य से संबंधित व्यवहारिक शब्दावलियां क्या है ये। तो ज्ञान उद्देश्य क्या है ये बात तो कही थी बेंजामिनस ब्लूम साहब ने, और ज्ञान उद्देश्य से संबंधित व्यवहारिक शब्दावलियां क्या है ये बात किसने कही है? मेगर साहब ने। और हम साथ साथ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, रटे नहीं आप, कि परिभाषित करना ज्ञान उद्देश्य से संबंधित क्यों है, रेखांकित करना ज्ञान उद्देश्य से संबंधित क्यों है। इतना सा ध्यान रखना। और पूरी तरीके से ये जो क्लास होगी ये समझ कर आधारित होगी। थोड़ा सा दिमाग आपको ज्यादा लगाना है, ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान उद्देश्य एक्चुअल में क्या है, इसकी परिभाषा में भी 3 बातें हैं। सबसे पहली बात है स्मरण करना, याद करना। 3 चीजों पे बात देता है। दूसरी बात है पुनः स्मरण करना, रिकॉल करना। और तीसरी बात है पहचान करना, रिकॉग्निशन करना। रिकॉग्निशन, पहचान, यानी कि 3 चीजें होगी। मैंने आपको कुछ भी पढ़ाया, कोई भी सूचना, नियम, तथ्य, सिद्धांत, कुछ भी, विचार, कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने आपको लक्ष्य उद्देश्य पढ़ाए थे पहले। तो सबसे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया है उसको आप क्या करोगे? याद करोगे, स्मरण करोगे, मेमोराइज करोगे, ठीक है। फिर मैंने पूछा लक्ष्य की परिभाषा क्या है कार्टर वी गुड के अनुसार। तो बच्चे ने वो जो याद किया है, जिसको अपने दिमाग में डाला है, उसको दिमाग में से वापस निकालेगा। और वापस कैसे निकालेगा? रिकॉल करके, पुनः स्मरण करके। तो दूसरा काम क्या है? पुनः स्मरण करना। मैंने आपको सौर मंडल पढ़ाया था। पूरा सौर मंडल पढ़ाने के बाद में मैंने पूछा कि भाई इनमें से बताओ, देखिए ये सूर्य है और ये छोटे छोटे ग्रह हैं, इनमें बुध ग्रह कौन सा है। तो आपने जो पहले इसको याद किया था, इस पूरे ग्रह को याद करने के बाद अब आपसे जैसे ही मैंने पूछा उस ज्ञान के बारे में, तो आप उस ज्ञान की पहचान करोगे। तो ज्ञान को ग्रहण करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, ज्ञान को ग्रहण करना है हमें, यानी कि ज्ञान को याद करना है, स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद में पूछने पर उसे या तो पुनः स्मरण करके बताना है, रिकॉल करके, या उसको पहचान करके बताना है। एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए परिभाषा, जैसे मान लो कोई परिभाषा मैंने आपको पढ़ाई, लक्ष्य उद्देश्य की परिभाषा ही मान लो पढ़ाई थी आपको, सौर मंडल की परिभाषा पढ़ाई थी, ग्रह की परिभाषा पढ़ाई थी, कोई संकेत या चिन्ह जैसे बुद्ध वगैरह क्या है, कहाँ है, वो सब चीजें मैंने आपको दिखाए थे उसमें, ठीक है। 2 काम है, व्यक्ति को परिभाषा बताई या कोई संकेत या चिन्ह बताए। तो विद्यार्थी जो है क्या करेगा, इनको याद करेगा। साथ साथ में विचार करते रहा करो। विद्यार्थी याद करता है, मेमोराइज करता है, ठीक है। याद करने के बाद में हम विद्यार्थी से परिभाषा पूछेंगे। परिभाषा पूछने पर या उसको संकेत या चिन्ह दिखाएंगे। संकेत या चिन्ह दिखाने पर
परिभाषा पूछने पर वो क्या करके बताएगा? विचार करो, थोड़ी देर खुद करो, 2 सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूं। हमने उसको परिभाषा या संकेत या चिन्ह बताए, विद्यार्थी ने उन्हें याद कर लिया। याद करने के बाद में परिभाषा पूछ रहे हैं उससे दोबारा से, तो वो क्या करके बताएगा मुझे? उस परिभाषा को जिसको याद किया है पुनः स्मरण करके बताएगा, यही तो काम करेगा। और संकेत या चिन्ह दिखाने पर क्या करके बताएगा? पहचान करके बताएगा कि ये संकेत है, ये चिन्ह ये है। ठीक है, तो यही काम है ज्ञान के अंदर। सबसे पहले उसको याद करना, स्मरण करना। नंबर 2, उसको पूछने पर या तो पुनः स्मरण करके बताना या फिर उसको दिखाने पर संकेत या चिन्ह को पहचान करके बताना। तो ज्ञान के क्या क्या काम होंगे? पुनः स्मरण और ज्ञान की पहचान, ये दोनों चीजें ज्ञान पक्ष से संबंधित है। अब आपसे यदि प्रश्न पूछे कि ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसमें याद करने पर बल सर्वाधिक दिया जाता है, स्मरण करने पर बल सर्वाधिक दिया जाता है, आंसर क्या होगा आपका? ज्ञान, नॉलेज। ज्ञानात्मक पक्ष का कौन सा उद्देश्य है जिसमें स्मरण करने पर बल दिया जाता है? आंसर होगा ज्ञान। ठीक है, अब इससे संबंधित व्यवहारिक शब्दावलियां आपको देखनी है। ज्ञान क्या है ये समझ आ गया। सूचनाएं, नियम, तथ्य जो कुछ भी है उनको पहले तो याद करना, उसके बाद में पुनः स्मरण करके या पहचान करके दोबारा से बताना। यहां से देखो प्रैक्टिकल प्रश्न पूछना शुरू करेगा अगला आपसे, इसलिए ध्यान रखना। प्रैक्टिकल प्रश्न जब पूछना शुरू करे तो अब प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि कोशिका को परिभाषित कीजिए, ये किस उद्देश्य से संबंधित है। भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए, ये किस उद्देश्य से संबंधित है। दिए गए मानचित्र में जयपुर को चिन्हित कीजिए, ये किस उद्देश्य से संबंधित है। ज्ञान से है, अवबोध से है, विश्लेषण से है। तो दिमाग खराब हो जाएगा कि ये प्रश्न तो हमें बताया ही नहीं सर ने। सर तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि किस प्रकार से ये इनसे संबंधित है। इसलिए समझो, इनको याद करो, रटो मत। रटना नहीं है, केवल रटना नहीं है, समझ के याद करना है। देखना कैसे। अभी हमने बात की है ज्ञान में 2 चीजें होती हैं, एक होता है पुनः स्मरण और दूसरा होता है पहचान। पूरी तरीके से समझने का प्रयास करना। दूसरा क्या है? पहचान। ठीक है, अब मान लो, अब यहां व्यवहारिक शब्दावलियां स्टार्ट होगी। मान लो मैंने आपको पढ़ाया और मैंने लक्ष्य उद्देश्य आपको पढ़ाया और लक्ष्य की परिभाषा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लक्ष्य को परिभाषित कीजिए। तो बच्चा क्या करेगा? ज्ञान का क्या करेगा? पुनः स्मरण करके बताएगा ना। जो उसने पढ़ा है उसको पुनः स्मरण करके मुझे बताएगा। यानी कि एक व्यवहारिक शब्दावली क्या हो गई आपकी? परिभाषित करना। ये मेगर साहब ने दी है, ये ध्यान रखना। मैं तो केवल रिलेशन स्थापित करने का, और ऐसा रिलेशन कहीं नहीं है, केवल हम ही कर रहे हैं। मान लो कोई किताब में कहीं, कोई ऑथेंटिक बुक्स में कहीं नहीं है। ये हमने उनको मिक्स करके लिखने का प्रयास किया ताकि आप लोग उसको साथ साथ में अच्छे तरीके से याद कर सको। पुनः स्मरण करने से संबंधित होगी परिभाषित करना। परिभाषित तभी करेगा जब वो दिमाग में से रिकॉल करके बताएगा। चलो ठीक है, उसने बता दिया। आपको भारतीय संविधान पढ़ाया, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ाई यूनुस सर ने। विशेषताएं पढ़ने के बाद में आपने उन विशेषताओं को याद कर लिया। उसके बाद में मैंने एक बच्चे से पूछा, बताओ देखें भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। मैंने उसको कहा लिखिए, तो वो भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखना शुरू करेगा कि भारतीय संविधान विस्तृत है, बड़ा है, लचीला व कठोर का वो मिश्रण है, ये है, वो है। ये कैसे लिखेगा? लिखना कैसे शुरू करेगा? जो ज्ञान उसने लिया है उस ज्ञान को पुनः स्मरण करके ही तो लिखेगा, रिकॉल करके ही तो लिखेगा। यानी कि एक व्यवहारिक शब्दावली हो गई लेखन करना या लिखना, टू राइट, लेखन करना या लिखना। ठीक है, फिर चलो मैंने किसी दूसरे से पूछा, अच्छा आप बताओ कि कोई शुक्र ग्रह की 4 विशेषताएं बताइए खड़े होगी। तो शुक्र ग्रह की वो विशेषताएं कब बताएगा? जब पहले उन शुक्र ग्रह की विशेषताओं को याद करेगा और बताने के लिए जब मैंने उससे कहा स्टेटमेंट दीजिए, कहिए मुझे, कथन कीजिए, तो वो एक एक करके उसको रिकॉल करके मुझे वापस बताएगा। यानी कि एक व्यवहारिक शब्दावली हो गई कथन करना। कथन करना, तो यहां प्रत्यास्मरण या ज्ञान से संबंधित 3 चीजें हो गई है, पुनः स्मरण करना 4,
परिभाषित करना, लेखन करना और कथन करना, ये सब चीजें वो पुनः स्मरण करके ही करेगा। अब समझिए दूसरा, मैंने बच्चों को बताया कि ये ब्लैक काला रंग है, ये ग्रीन है, ये वाइट है, ये रेड है, ये येलो है, ये सब चीजें अलग अलग प्रकार के कलर बताए उनको। छोटे छोटे बच्चे थे तो कलर क्या होता है उसका ज्ञान मैंने उनको दिया, कलर का ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद में मैंने एक बच्चे को बुलाया कि आओ, और मेरे पास बहुत सी गेंदें पड़ी थी, बॉल्स पड़ी थी, उनमें कुछ लाल रंग की थी, कुछ हरे रंग की थी, कुछ नीले रंग की थी, और मैंने उसको कहा कि लाल रंग की गेंदें लेके आओ। बच्चा आया और उनमें से लाल रंग की गेंदों की क्या की, पहचान की, लाल रंग की गेंदों की पहचान करके उनका चयन किया और लाके मुझे दे दिया। तो यहाँ पे ये चयन करना कैसे करेगा, उनकी पहचान करके ही, वो ज्ञान की पहचान करके ही क्या कर पाएगा, चयन कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपको हिंदी में दीपक जी सर ने संज्ञा पढ़ाई, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, पढ़ा दी। पढ़ाने के बाद में एक पेज दिया है, क्या पठित गद्यांश दिया, और उस गद्यांश में आपसे ये कहा कि इसमें से उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा क्या है, इस बात का नॉलेज आपको किसने दिया, दीपक जी सर ने। उसके बाद में जो ज्ञान आपको दिया है, उस अपठित गद्यांश में आप उस ज्ञान की पहचान करके उसके नीचे रेखांकित करोगे। तो रेखांकित करना, अंडरलाइन करना, ये ज्ञान की पहचान करके ही कर पाओगे। ये प्रश्न पूछा हुआ है, रेखांकित करना। ये 7 कुल मिला के आपके व्यवहारिक शब्दावलियां हुई जो ज्ञान उद्देश्य से संबंधित। अब इनको यदि हम अलग से करते और केवल ऐसे में लिख देता तो याद कर लेते, रटना मुश्किल था। साथ में रिलेट कर दिया, आराम से 3-4 बार, 2-3 बार पढ़ोगे, इतने में समझ आ जाएगा, यस यस यही बात है। तो 7 में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछी जाती है, कम से कम ये 8 से 10 बार पूछी जा चुकी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये भी ठीक ठाक महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ लेते हैं रेखांकित, बाकी जनरली नहीं पूछते हैं। ठीक है। 7 व्यवहारिक शब्दावलियां कौन कौन सी हुई, सबसे पहले पुनः स्मरण करना, परिभाषित करना, लेखन करना, कथन करना, और पहचान करना, चयन करना और रेखांकित करना। ठीक। और अब अंत में पढ़ते हैं ज्ञान उद्देश्य के भाग। ज्ञान उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। ज्ञान उद्देश्य के 3 भाग हैं, और ये 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला विशिष्ट का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक, विशिष्ट का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ब्लूम साहब ने अपनी पुस्तक में ये 3 भाग बताए थे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। एक जनरल, एक सरसरी निगाह इसके ऊपर आपकी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। हम भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको लंबा नहीं लेंगे, अदरवाइज इसके ऊपर कम से कम 1-2 घंटे की क्लास हो सकती है। विशिष्ट से संबंधित रीतियों व साधनों का ज्ञान, विशिष्ट से संबंधित रीतियों व साधनों का ज्ञान। ठीक है। और तीसरी चीज है, वो है सार्वभौमिक तथा अमूर्त संप्रतियों का ज्ञान, सार्वभौमिक तथा अमूर्त संप्रतियों का ज्ञान। संप्रत्य का मतलब होता है कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट। देखो, 3 भाग बताए थे, विशिष्ट का ज्ञान, विशिष्ट से संबंधित रीतियों व साधनों का ज्ञान, सार्वभौमिक तथा अमूर्त संप्रतियों का ज्ञान। ये तीनों चीजें क्या है, थोड़ा सा समझते हैं हम। जैसे मान लो आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि एक स्पेसिफिक टर्म क्या है, बात ये है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक टर्म, विशिष्ट क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए। आज़ादी क्या है, भारत क्या है, चुंबकीय ध्रुव क्या है, स्वतंत्रता क्या होती है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये जो भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। चुंबकीय ध्रुव क्या है, इस बात का आपको ज्ञान है या नहीं। अब चुंबकीय ध्रुव क्या है, इस बात का आपको मान लो ज्ञान है, चुंबकीय ध्रुव का आपको ज्ञान है,
लेकिन इस चुंबकीय ध्रुव को लिखने की रीति क्या है, इस चुंबकीय ध्रुव को कैसे लिखा जाता है, ट्रेंड्स क्या है इसको लिखने के, तो ये जो विशिष्ट है, इस विशिष्ट से संबंधित रीतियां क्या है, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। यानी कि आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि चुंबकीय ध्रुव को एन और एस के द्वारा लिखा जाता है। आपको पता है क्या एन एस लिखते हैं, डब्ल्यू ई लिखते हैं, एन डब्ल्यू लिखते हैं। चुंबकीय ध्रुव क्या है ये तो पता है, लेकिन उसको लिखने का तरीका नहीं पता। तो केवल चुंबकीय ध्रुव क्या है इसके ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इसको लिखने की रीति का भी पता होना चाहिए। यानी दो बात होगी, नंबर 1 विशिष्ट का ज्ञान, नंबर 2 विशिष्ट से संबंधित रीतियों व साधनों का ज्ञान, और नंबर 3 है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब समझते हैं आप? सार्वभौमिक का मतलब जो यहाँ है वही दुनिया के किसी कोने में चले जाओ वही होगा। 5 + 5 यहाँ यदि सुनील जी सर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब 10 है, जयपुर जाके पढ़ा रहे हैं तो भी मतलब 10 ही है, जैसलमेर जाने के बाद में 5 + 5 का मतलब ये नहीं कि गर्मी की वजह से 10 जो है वो 10.25 हो गया, 11 हो गया, विस्तार हो गया उसमें, वहाँ भी 5 + 5 का मतलब 10 ही होगा। यूएसए में चले जाओ वहाँ भी वही मतलब है, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ उसका मतलब वही है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये एक सार्वभौमिक संप्रत्यय है, ये सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है और एग्जैक्ट है, कहीं चले जाओ पूर्व में उदय होगा। नागौर के लोग या जोधपुर के लोग मृदभाषी होते हैं, मीठे होते हैं, मीठे बोलते हैं, ये जरूरी नहीं है। जोधपुर से थोड़ा सा आगे जाओगे वो कहेंगे कि नहीं नागौर वाले अच्छे नहीं बोलते, हम ज़्यादा अच्छे बोलते हैं। तो ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये बात सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक वो है जो सभी जगह, जिसका मतलब एक है। और अमूर्त का मतलब वो है जो हमारे मस्तिष्क या मानव मस्तिष्क की कल्पना मात्र हो, जिसका भौतिक रूप से इस दुनिया में कहीं कोई स्थान नहीं है। जैसे मान लो 0 दिया मेरे भारत ने, भारत कहीं पहाड़ों से हिमालय से 0 लेके आया और दुनिया को दिया, ऐसा थोड़ी है। 0 भारतीय मस्तिष्क की देन है। कुछ भी x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy खोजा है क्या कहीं? इसको कहीं से पकड़ के झाड़ियों में से निकाल के लेके आ गए, इसको ऐसा नहीं हुआ है। बाकी चीजें जैसे मान लो तत्व आप खोज रहे हैं केमिस्ट्री में, एलिमेंट की खोज की, हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं मिला है। फेरस सबसे पहले मिला था, तांबा मिला था, वो मूर्त है। लेकिन ये सूत्र नियम, ये जो कुछ बना रहे हो आप, वो केवल और केवल मनुष्य के मस्तिष्क की कल्पना मात्र है, उसका इस भौतिक दुनिया में कहीं अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब वो क्या है? अमूर्त। और अमूर्त संप्रत्यय बनते हैं ज्यादातर कंसेप्ट जो है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम, ये जो नियम बनाते हैं ये कहीं से लाते हैं कि नहीं? मानव मस्तिष्क की उपज है। ये मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज है, पूरी की पूरी गणित अमूर्त है। इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सार्वभौमिक संप्रत्यय कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये होता है, दुनिया के हर कोने में चले जाओ वो का मतलब वही है उसका। और अमूर्त संप्रत्ययों का भी ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विशिष्ट का ज्ञान, नंबर 2 विशिष्ट से संबंधित रीतियों व साधनों का ज्ञान, और नंबर 3 सार्वभौमिक तथा अमूर्त संप्रत्ययों का ज्ञान। ठीक है, ये आपका हो गया ज्ञान उद्देश्य पूरा। अब है दूसरा उद्देश्य, अवबोध। कॉम्प्रिहेंशन। अवबोध या कॉम्प्रिहेंशन। अवबोध का मतलब क्या है? अब तक जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, नॉलेज आपको हो गया, ठीक बात है, मुझे भी इस चीज़ का ज्ञान है कि ये चीज़ होती क्या है, लेकिन उस ज्ञान के बारे में बुनियादी समझ विकसित होनी चाहिए। अवबोध को समझ भी बोलते हैं। जो नॉलेज आपने लिया है उस नॉलेज के बारे में जो भी सूचना, नियम, तथ्य, विचार आपने याद किए हैं, उनके संबंध में बुनियादी समझ विकसित होनी चाहिए। और अवबोध के लिए एक आवश्यक आधार क्या है? अवबोध के लिए आवश्यक, यदि यही प्रश्न पूछ लिया जाए, अवबोध के लिए आवश्यक आधार क्या है, बताओ। ऑप्शन आएगा ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग। तो अवबोध तब होगा जब आपको पहले उसका क्या होगा? ज्ञान होगा। ज्ञान अवबोध के लिए जरूरी है। किसी भी चीज का आपको ज्ञान है, उसके बाद में उसकी बुनियादी समझ विकसित होगी। यदि समझ आपकी विकसित हो गई, इसका मतलब अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति आपको हो गई। अब ये होती कैसे है? ये इनके 3 प्रकार हैं अवबोध उद्देश्य के।
इन तीनों प्रकारों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि अवबोध उद्देश्य कैसे प्राप्त होता है। तो अवबोध के 3 भाग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछने वाली चीज़ें लगभग मैं बताता रहूँगा आपको साथ साथ कि कहाँ पे ज़्यादा गौर किया जाता है एग्जामिनर्स के द्वारा। 3 भाग हैं। सबसे पहला है अनुवाद, ट्रांसलेशन। अंग्रेजी शब्द बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में याद करना, ट्रांसलेशन। दूसरा है व्याख्या करना। व्याख्या करना को एक नाम और दे देते हैं, अर्थ निकालना। अर्थ निकालना, इसका एक तीसरा नाम और हो जाता है और वह है विवेचन करना। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। विवेचित करने का संप्रत्यय किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से है? आंसर है अवबोध। और इंग्लिश में एक ही नाम है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। और तीसरा उद्देश्य है उल्लेख करना। उल्लेख करना, इसको बहिर्वेशन भी बोला जाता है। बहिर्वेशन और एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, एक्स्ट्रापोलेशन। तो कुल मिला के अवबोध उद्देश्य के 3 भाग हुए। नंबर 1 अनुवाद करना, दूसरा व्याख्या करना, अर्थ निकालना, और तीसरा उल्लेख करना या बहिर्वेशन। इंग्लिश बहुत जरूरी है। पहला ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। होता क्या है कि जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ज्ञान आपको है और उस ज्ञान के बारे में अब व्याख्या करनी है, यही आपकी समझ है। जैसे संविधान के अंदर लिखा हुआ होता है अनुच्छेद वगैरह के बारे में, बहुत से आर्टिकल्स के बारे में लिखा है। उन आर्टिकल्स में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट करता क्या है? प्रस्तावना की बात करता है तो प्रस्तावना के लिए एक वाद आता है, वो आके लिखी हुई तो वही बातें हैं ना, उसको पढ़ के वो ये कहता है कि मैंने इसको पढ़ने के बाद में मुझे ये लगा, मेरी समझ ने ये मुझे कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने अपनी समझ के आधार पर उसकी क्या की? व्याख्या की। उसके बारे में क्या निकाला? अर्थ निकाला। उसकी विवेचना की कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद में एक बार फिर आता है कोई, केशवानंद भारती आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, फिर वो आके कहता है नहीं 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 नहीं, जो पुराने जो जज साहब थे उनकी समझ ठीक नहीं थी, मेरी समझ ये कह रही है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। लिखा हुआ कुछ नहीं है, बट वो जो ज्ञान उसमें है, उस ज्ञान के बारे में उन्होंने अपनी बुनियादी समझ के आधार पर क्या कर दी? व्याख्या कर दी, और उन्होंने कह दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल्स के बारे में बहुत बार ऐसा आता है, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आते हैं, कभी आते हैं दूसरे दिन चेंज हो जाते हैं, तीसरे दिन फिर चेंज हो जाते हैं। चीज़ तो एक ही लिखी हुई है, उसमें तो संशोधन हो नहीं रहा, लेकिन उनके जो फैसले हैं वो इसलिए बदल रहे हैं कि उनके व्याख्या करने के तरीके अलग अलग हैं। जो नॉलेज उसमें लिखा हुआ है उसको अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जज अपने अपनी समझ के आधार पर अलग अलग व्याख्या करता है। तो समझ का मतलब यही है कि सही रूप से उसकी व्याख्या कर सकें, और वो तब करेंगे जब अच्छे से उसकी समझ आपको होगी। ये तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा अनुवाद का मतलब क्या है, व्याख्या करना का मतलब क्या है, उल्लेख करना का मतलब क्या है। इनका विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला है अनुवाद। इसके बारे में पूरा समझ आ जाएगा कि ये होता क्या है। अनुवाद करना, ट्रांसलेशन। ज्ञान मुझे मिल गया, अब उस ज्ञान का अनुवाद करना है। अनुवाद का मतलब आप ये समझ रहे होंगे एक भाषा से दूसरी भाषा में, इतना सिंपल नहीं है। यहीं से हमारी व्यवहारिक शब्दावलियां बनेगी, ध्यान रखना। देखो, अनुवाद करना का मतलब है, 3-4 एग्जाम्पल्स लेंगे, इसके 3-4 ये तरीके लेंगे कि किस प्रकार से अनुवाद एक विद्यार्थी करता है। सबसे पहले मान लो कोई विद्यार्थी को विस्तृत रूप से कोई संवाद बताया गया हो, यानी कि किसी के बारे में विस्तृत चीज पढ़ाई गई। जैसे सौरमंडल पढ़ाया था मैंने, सौरमंडल को आपको विस्तार से पढ़ाया, 5, 6, 10 पेजेस में पढ़ाया है, ठीक है। जो चीज विस्तार में पढ़ाई है उसकी उस विद्यार्थी में यह क्षमता होनी चाहिए कि उसे वो संक्षिप्त करके बता सके।
तो विस्तृत संवाद को संक्षिप्त में करने की समझ विद्यार्थी में होनी चाहिए। यानी कि वो अनुवाद क्या कर रहा है, विस्तृत का अनुवाद किस में कर रहा है, संक्षिप्त में कर रहा है। यह है उसमें अनुवाद करने की शक्ति। कोई भी बड़ी चीज है 10 पेज में लिखी हुई, उसको वो 1 पेज में लिख सके, तो संक्षिप्त व्याख्या कर सके। और संक्षिप्त व्याख्या तब करेगा जब उसमें अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, अनुवाद करने की शक्ति उसमें आ जाएगी। तो यहीं पे एक व्यवहारिक शब्दावली बनती है। हम व्यवहारिक शब्दावलियों को ऐसे कोष्टक में करते रहेंगे। सारांश देना, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सारांश देना व्यवहारिक शब्दावली किस उद्देश्य से संबंधित है। नोट्स में इस प्रकार से यदि ब्रैकेट में कोई चीज लिखी हुई आ रही है, उसका मतलब वो उससे संबंधित व्यवहारिक शब्दावली है जिसको हम साथ साथ में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक व्यवहारिक शब्दावली होगी आपकी सारांश देना, ठीक है। दूसरा है अनुवाद का दूसरा पार्ट है कोई नियम या सिद्धांत आपको बताया, तो ये नियम या सिद्धांत को उदाहरण के द्वारा समझाना, उदाहरण के द्वारा समझाना। यानी कि मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। अब मैंने आपसे पूछा, नॉलेज दिया, मैंने ज्ञान दिया आपको, मैंने आपसे पूछा इसका उदाहरण बताओ देखें। तो आपने, यदि मैं पूछ रहा हूं गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, आप एज इट इज मुझे बता रहे हो, वो तो ज्ञान था। अब मैं पूछ रहा हूं नहीं एग्जाम्पल बताओ अपने हिसाब से। अपने हिसाब से एग्जाम्पल तब बताओगे जब उस ज्ञान के बारे में आपकी बुनियादी समझ होगी। आप उस नियम या सिद्धांत को उदाहरण में परिवर्तित करना या अनुवाद करने की क्षमता आप में होगी। तो आप कहोगे सर एक पत्थर को मैं उठा के ऊपर फेंक रहा हूं, फिर वो नीचे आके गिरता है, यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। आपने एक लेमन लैंग्वेज में मुझे इस बात को समझा दिया। यानी कि आप में उस नियम को उदाहरण के रूप में अनुवाद करने की क्षमता आ गई। तो यहां पे एक बनता है उदाहरण देना, उदाहरण देना। अब एग्जाम में प्रश्न पता कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाएगा प्राथमिक शैलों के उदाहरण दीजिए, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण दीजिए, ये किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। तो किससे होगा, अवबोध उद्देश्य से संबंधित होगा। ज्ञान, अवबोध, ये 6 उद्देश्य हैं, उनमें से किससे होगा, अवबोध से। उदाहरण देना व्यवहारिक शब्दावली किससे संबंधित आ जाएगी, अवबोध, क्योंकि इसके अंदर हम नियम को अनुवाद कर रहे हैं किसमें, उदाहरण में, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरा काम इसमें क्या करते हैं कि किसी प्रतीकात्मक रूप को अन्य रूप में, प्रतीकात्मक रूप को अन्य रूप में या अन्य रूप को प्रतीकात्मक रूप में अनुवाद करने की क्षमता। ये क्या है समझो, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। कोई भी मान लो आपको कुछ चीज दी है, कुछ चीज लिखे, कोई कथन आपको दिया है, उसको किसी प्रतीकात्मक रूप में आप अनुवाद कर सकते हैं क्या। या कोई प्रतीकात्मक रूप में आपको ग्राफ दिया हुआ है, उसको किसी कथन के रूप में आप लिख सकते हैं क्या। ये तब होगा जब आप में अनुवाद करने की क्षमता होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल है, एक कथन है कि पिछले 5 वर्षों से भारत की आर्थिक वृद्धि दर, भारत की ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है। ये कथन है, एक बार लिखने का प्रयास करूं, मैं 10 सेकंड का समय देता हूं आपको। पिछले 5 वर्षों से भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। इसको किसी दूसरे रूप में, आप अपने पास कॉपी वगैरह रखते होंगे, रजिस्टर रखते होंगे, रफ रजिस्टर, तो उसमें एक बार बनाने का प्रयास करो। इसको दूसरे रूप में कैसे बना सकते हैं आप, करो विचार, देखें। ये आपकी समझ होगी, समझ के आधार पर एज इट इज इस चीज को दूसरी चीज में परिवर्तित आपने कर दिया। अनुवाद कर रहे हैं हम, सब चीज में अनुवाद कर रहे हैं। सबसे पहले हमने विस्तृत का संक्षिप्त में अनुवाद किया, नियम का उदाहरण में अनुवाद किया, प्रतीकात्मक को अन्य रूप में, कथन को प्रतीकात्मक रूप में अनुवाद कर रहे हैं। कैसे अनुवाद कर रहे हो बताओ, देखें, समझो, समझ विकसित है कि नहीं है आपकी, विचार कीजिए। तो देखो, कर लिया होगा अब तक। इसको एज इट इज दूसरे शब्दों में कैसे लिखा जा सकता है, एक ग्राफ बना लिया, इधर लिख दिया, ये ग्रोथ रेट का मतलब आर्थिक वृद्धि दर,
इधर 2018 से लेके 19, 20, 21, 22 5 वर्ष हो गए। पिछले 5 वर्षों से आर्थिक वृद्धि दर लगातार बढ़ रही। अब देखो ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, इसका एज इट इज रूपांतरण है। पिछले 5 वर्षों से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये जो कथन था इसको ग्राफ के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, इसका मतलब अनुवाद कर दिया। यह है अनुवाद करने की क्षमता, और ये तब आएगी जब जो ज्ञान तो आपको मिल गया उस ज्ञान के बारे में आपकी समझ विकसित होगी। अनुवाद करने की समझ आप में आ जानी चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एक बार फिर मैं आपको समय दे रहा हूं 20 सेकंड का, आधे मिनट में बना के दिखाओ। देखें इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एज इट इज इसको परिवर्तित करके लिखो। ठीक है, लिख लिया होगा, अब तक तो विचार कर लिया होगा। अब देखो क्या है, यहां मैंने ये प्रश्न जब क्लास में मैंने बात की, बच्चों को मैंने देखा, पहले वाला वो प्रश्न करवाया, अब उसके बाद में ये डाला, तो कुछ बच्चे जो हैं वो मैंने देखा कॉपीज में ये करने लगे कि इसमें कैसे होगा, चाल कैसे चलेगा, कैसे होगा, वो समझ नहीं पा रहे थे, वो ग्राफ बनाने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि वो यहाँ पे अपनी समझ विकसित कर ही नहीं रहे हैं। इसको रूपांतरित करना किसी दूसरे रूप में जरूरी है क्या? ग्राफ में ही होगा? ग्राफ में तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ग्राफ में कर ही नहीं सकते तो कैसे करोगे? आप में यही तो समझ होनी चाहिए कि मुझे इस लाइन को दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित करना है, इस बात की समझ, अनुवाद करने की समझ। तो इसका दूसरा रूप कैसे होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। केवल ज्ञान काम में नहीं लेना है, ज्ञान की जगह उस ज्ञान का समझ भी होनी चाहिए। अब देखो, यदि समय बराबर 1 हो, समय बराबर कितना हो? 1, यही तो बात लिखी हुई है। समय 1 हो यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यही लाइन है, एकांक समय में तय की गई दूरी। एज इट इज मैंने इसको दूसरे रूप में लिख दिया, बात तो सेम है। और ये इसको इसमें लिखना यही कहलाता है अनुवाद करना। और यहीं से एक व्यवहारिक शब्दावली बनती है आपकी सूत्रीकरण करना। सूत्रीकरण करना। तो अभी तक इस अनुवाद करना से संबंधित 3 व्यवहारिक शब्दावलियां हो गई। कौन कौन सी? सबसे पहले सारांश देना, दूसरा उदाहरण देना, और तीसरी क्या है? सूत्रीकरण करना। और तीनों में हम सिर्फ अनुवाद कर रहे हैं। पहले में विस्तार से संक्षिप्त में, दूसरे में नियम से उदाहरण में, और तीसरे में किसी कथन को दूसरे रूप में। जैसे इसको हमने सूत्र के रूप में कर दिया, यानी कि क्या कर दिया? सूत्रीकरण कर दिया। ठीक। और अंतिम है अनुवाद से संबंधित, अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट, किसी शब्द को कविता के संदर्भ में समझना। किसी शब्द को कविता के संदर्भ में समझना। संदर्भ में समझना मतलब क्या है इसका समझो। यहां भी आप में अनुवाद करने की शक्ति होनी चाहिए। देखो कैसे, एक कविता है, जैसे मान लो कहते हैं कि सीमा पर खड़े हैं शेर मेरे। यहाँ शेर का मतलब क्या है? शेर शेर थोड़ी है, जानवर वाला शेर। शेर का मतलब हमारे सैनिक। तो आपने सीमा पर खड़े हैं शेर मेरे, इस शेर को इस कविता के संदर्भ में अनुवादित कर दिया, किसमें? सैनिक में। ये आप में समझ होगी तभी कर पाएंगे। केवल ज्ञान यदि आपने लिया है तो आप सोचोगे शेर खड़े कर दिए हमने सीमा पर, सीमा पर हमारे शेर खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है भाई, इसका मतलब ये है कि सीमा पर हमारे सैनिक खड़े हैं। और ये तब होगा जो ज्ञान आपने लिया है उस ज्ञान के बारे में बुनियादी समझ होगी। और बुनियादी समझ तब होगी जब आप में अनुवाद करने की शक्ति आएगी। अनुवाद करना समझ गए क्या होता है? और अंतिम है अनुवाद करने में, एक भाषा से दूसरी भाषा में। ये सिंपल है, सभी को पता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। तो कहने का मतलब समझ विकसित तब होगी जब अनुवाद करने की क्षमता आएगी। और अनुवाद करने का मतलब ये 5 बातें हैं। समझ गए आप? एक बार फिर से देख लो
क्या 5 बातें? सबसे पहले आपने अनुवाद करना में देखा है किसी विस्तृत संवाद को संक्षिप्त रूप में अनुवाद करने की क्षमता, ये आपकी समझ पर आधारित होगा। और हमारा एक व्यवहारिक शब्दावली थी सारांश देना। उसके बाद में नियम या सिद्धांत को उदाहरण के द्वारा समझना, यानी नियम या सिद्धांत का अनुवाद किस में कर दिया? उदाहरण में कर दिया। फिर हमने देखा था कि किसी प्रतीकात्मक रूप को अन्य रूप में, इसमें एक तो हमने ये कथन किया जिसको ग्राफ के रूप में किया था, एक कथन को आपने सूत्र के रूप में किया, और यहाँ पे एक व्यवहारिक शब्दावली हो गई सूत्रीकरण करना। और अंतिम 2 ये थे, किसी कविता के संदर्भ में उस शब्द को समझना, या प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है किसी कविता के संदर्भ में उस शब्द को अनुवाद करने की क्षमता किस संज्ञानात्मक उद्देश्य को दर्शाती है? आंसर क्या होगा? अवबोध उद्देश्य को दर्शाती है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाए। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे आपसे बता देता हूं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत के हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, यह किस संज्ञानात्मक उद्देश्य को दर्शाता है? ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण। तो वर्गीकृत कीजिए अभी आया नहीं है, आएगा। वर्गीकृत कीजिए किससे होगा? अवबोध से होगा। प्रश्न पूछा जाता है कि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए किससे होगा? अवबोध से होगा। सौरमंडल की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, संक्षिप्त करके व्याख्या करवा रहा है, वो किससे होगा? अवबोध से होगा। ये जो इनके व्यवहारिक शब्दावली है, इसी से लेके ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कि अभी पूछा था, परिभाषित करना किससे संबंधित था? ज्ञान से था। उदाहरण देना किससे हो जाएगा? अवबोध से हो जाएगा। सूत्रीकरण करना किससे हो जाएगा? अवबोध से हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अवबोध का पहला भाग पढ़ा हमने, अनुवाद। उसके बाद अवबोध उद्देश्य का दूसरा भाग आता है और यह है व्याख्या करना। इंपॉर्टेंट है ये भी, व्याख्या करना, अर्थ निकालना या विवेचना करना या विवेचना करना। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सेकंड ग्रेड में यहां से बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट के प्रश्न थोड़े से बेसिक होते हैं, थोड़े से मतलब जनरल क्वेश्चंस। ये तो आपको ऐसे लगेगा थोड़ी देर बाद कि ये तो हलवा क्वेश्चंस है, बिल्कुल आराम से कर लेंगे हम। सेकंड ग्रेड एसएसटी और सेकंड ग्रेड साइंस में स्पेशली 3-3, 4-4 प्रश्न 20 में से पूछे जाते हैं, जो काफ़ी पावरफुल प्रश्न होते हैं, बहुत शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न भी करेंगे हम लास्ट में, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। और हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम हो अध्यापक भर्ती परीक्षा का, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ली, उसके अंदर भी वैसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि वहाँ भी शिक्षण रीति विज्ञान है, सब में है, और उसमें ये टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा हर हाल में। तो प्रैक्टिकल प्रश्न करने की क्षमता आपको विकसित करनी है, ये ध्यान रखना है। साथ साथ व्याख्या करने का मतलब क्या है? व्याख्या करने का शाब्दिक अर्थ समझो आप। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी ने जो सूचना या विचारों की जो व्यवस्था है, सूचना या विचारों की व्यवस्था, इस सूचना या विचारों की व्यवस्था को विद्यार्थी अपनी समझ के आधार पर, किसके आधार पर? समझ के आधार पर पुनः व्यवस्थित करना यदि सीख लिया, पुनः व्यवस्थित करना सीख लिया, इसका मतलब उसमें व्याख्या करने या अर्थ निकालने या विवेचना करने की क्षमता आ गई। मतलब क्या इसका? देखो, कुछ भी आपको पढ़ाया गया हो, सूचनाओं की व्यवस्था यानी कि कोई भी ज्ञान 2 पेज में, 3 पेज में जो भी नॉलेज आपको दिया गया है, उस ज्ञान की, उस सूचना की, उस विचारों की व्यवस्था को आपने पढ़ा, उसके बारे में अपनी समझ आपने विकसित की, और उस समझ के आधार पर इस सूचना की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित कर दिया। ये क्षमता यदि किसी, जैसे मान लो जैसे जो भी आप कभी कभार पुस्तक में से पढ़ते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिखा होता है, आपको ये लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप उस पुस्तक में से ये ऐसे बड़ी विस्तार में उसमें बहुत चीज़ें लिखी हुई है, आपने अपने हिसाब से अपने नोट्स तैयार किए, और नोट्स के अंदर आपने यूँ अलग अलग डिज़ाइन करके, और इसमें कुछ चीज़ें लिख दी, इसमें कुछ चीज़ें लिख दी, ये बीच में बना दिया, और ऐसे करके आपने बढ़िया से अपने हिसाब से इस पूरी चीज़ को पुनः व्यवस्थित कर लिया। तो जो ज्ञान आपको था उसके बारे में यदि आपको सही समझ है, तभी इस सूचना की व्यवस्था को आप क्या कर सकते हो? पुनः व्यवस्थित। यही व्याख्या करना है। सुप्रीम कोर्ट यही करता है
कि जो चीज आपकी लिखी हुई है, हमने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है, हमने हमारे हिसाब से इसको पुनः व्यवस्थित किया और इसके आधार पर हमने व्याख्या की कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसके आधार पर हमने व्याख्या की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसके आधार पर हमने व्याख्या की मूल अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर ज्यादा प्रभावी है। ये व्याख्या वो करते हैं अपनी समझ के आधार पर उस सूचनाओं की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करते हुए। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो इतना अलग तरीके से लिखा हुआ है कि उसको कैसे ही चेंजेस किया जा सकता है समझ के आधार पर। वो वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, अब यहां से संबंधित 3 व्यवहारिक शब्दावलियां हैं। व्याख्या करने का मतलब समझ गए, सूचनाओं या विचारों की व्यवस्था को विद्यार्थी अपनी समझ के आधार पर पुनः व्यवस्थित करें। तो यहां व्याख्या करने से संबंधित 3 व्यवहारिक शब्दावलियां, ये जरूर समझें आप। व्यवहारिक शब्दावली पहली है व्याख्या करना खुद ही, ये तो बहुत आराम से पता चलेगी आपको। यदि व्याख्या करना व्यवहारिक शब्दावली पूछेंगे, आंसर क्या होगा? अवबोध। दूसरी है वर्गीकृत करना, अभी जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया था, वर्गीकृत करना। और तीसरी है अंतर करना, अंतर करना। ये 3 व्यवहारिक शब्दावलियां इससे संबंधित हो गई। कैसे है समझना। एक वर्गीकृत करना कैसे है, मैंने आपको एक पढ़ाया कि भाबर, बांगर, खादर, तराई वगैरह पढ़ाए मैंने, मान लो आपको। मैंने कहा कि ऐसे हिमालय में ऐसे ऐसे नदियां निकलती है और हिमालय के यहाँ से ये तट से ये एक मैदान बनता है, इसको भाबर, बांगर, इसमें ये दलदली क्षेत्र आ जाता है, उसको तराई बोलते हैं। फिर से ये प्रकट होती है और उसके बाद में आगे का क्षेत्र खादर कहलाता है। ये इसके अंदर जो नवीन जलोढ़ पाई जाती है, इसमें ये पाई जाती है। ये पुरानी जलोढ़ वाली भाबर हो गई, ये हो गया बांगड़ हो गई। ऐसे करके मैंने विस्तार से आपको जो भी मेरे मन में आया पढ़ा दिया। जो मुझे ज्ञान था उस ज्ञान को विस्तार से मैंने आपको एक पूरे उसमें लिखवा दिया, बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से। मान लो आपको लगा कि मजा ही नहीं आया सर, पता नहीं क्या पढ़ा दिया। फिर आपने कहा कि यार इसमें तो मजा नहीं आया। मजा नहीं आया तो आप में से कुछ विद्यार्थी जो क्या करेंगे, ये जो ज्ञान है इसको पुनः व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे? पुनः व्यवस्थित। सूचनाओं की ये सूचनाएं की एक व्यवस्था है, विचारों की एक व्यवस्था है। इसको आपने कहा नहीं 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 सर ने सही नहीं पढ़ाया, मैं इसको क्या 4 भागों में बांट लेता हूं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। 4 भागों में बांट लिया अलग अलग करके कि ये इसके हिमालय के तट के वाला भाग है, फिर ये इसमें नदियां वापस प्रकट होती है, दलदली क्षेत्र आ गया, ये उच्च भूमि क्षेत्र, अलग अलग करके उसने विशेषताएं लिख दी। और ये उसके पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो गया। बात तो यही थी, चीज तो यही है। सूचनाओं की इस व्यवस्था को विद्यार्थी ने अपनी समझ के आधार पर पुनः व्यवस्थित होते हुए एक वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। पहले वो पैराग्राफ के रूप में था, अब की बार उसने वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और ये तब कर पाएगा जब उसमें उस ज्ञान के बारे में बुनियादी समझ होगी। यानी कि एक व्यवहारिक शब्दावली क्या होगी आपकी? वर्गीकृत करना। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने आपको पढ़ाया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ाया, मान लो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल पढ़ाई। इस बार साइंस वाला एग्जाम्पल ले ले, मान लो। ठीक है, मैंने यहां लिखा दिया प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल की विशेषताएं लिखा दी, ये होता है, ये होता है, ये होता है, सारी विशेषताएं लिखा दी। इधर लिखा है द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल की विशेषताएं लिखा दी और ऐसे करके पढ़ा दिया मैंने आपको। बस बात खत्म, इतना ही पढ़ाया। फिर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए। तो आप इसमें समझ नहीं पा रहे हैं। आपने क्या किया? इस सूचना की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित, और पुनः व्यवस्थित करते हुए एक तरफ आपने लिख दिया प्राथमिक सेल, दूसरी तरफ लिख दिया द्वितीयक सेल, और जो जो चीजें कॉमन है उनको साथ साथ में लिखते हुए बढ़िया से आपने अंतर स्पष्ट कर दिया। यानी कि सूचनाओं की इस व्यवस्था को अपनी समझ के आधार पर पुनः व्यवस्थित करते हुए अंतर बता दिया। अंतर करना, विभेद करना। 3 व्यवहारिक शब्दावलियां कौन कौन सी होगी? प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए जोर ज्यादा दे रहा हूं।
व्याख्या करना, वर्गीकृत करना और अंतर करना। रटना नहीं है, कारण है इसके पीछे कि इसमें सूचनाओं की व्यवस्था को अपनी समझ के आधार पर पुनः व्यवस्थित करके या तो वर्गीकरण प्रस्तुत करता है या इस सूचना की व्यवस्था को अपनी समझ के आधार पर पुनः व्यवस्थित करते हुए अंतर उनके बीच में करता है या फिर उसकी व्याख्या वो करता है। 3 काम होते हैं व्याख्या करना में। समझ गए? व्याख्या करना, सूचनाओं या विचारों की व्यवस्था को अपनी समझ के आधार पर पुनः व्यवस्थित करना ही व्याख्या करना कहलाता है। ठीक। और अंतिम है इसका उल्लेख करना। तीसरा उद्देश्य कौन सा था? उल्लेख करना, एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन, उल्लेख करना क्या है? उल्लेख करने का मतलब यह है कि कोई भी ज्ञान आपको है या उस ज्ञान की बारे में कोई समझ है, वो भी या पूर्व की प्रवृत्तियां आपको पता है, तो उस ज्ञान या पूर्व की प्रवृत्तियों की समझ के आधार पर, इसकी समझ आपको है, इसकी समझ के आधार पर एक परिस्थिति आपके सामने है, वो अकथित है, अकथित परिस्थिति जिसके बारे में कहा नहीं गया है, उस अकथित परिस्थिति के बारे में अनुमान लगाना, अनुमान इंगित करना, उसके बारे में निर्णय देना, यही क्या है? आपका उल्लेख करने की क्षमता। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो 2000 से लेके 2005 तक अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं, उद्योग, कृषि, उद्योग और सेवा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। तो जीडीपी में इन तीनों में से एग्रीकल्चर सेक्टर के योगदान में लगातार गिरावट आ रही है। कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार गिर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान भी गिर ही रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है लगातार 2000 से 2005 के दौरान। 2005 से लेके 2010 के दौरान आपको पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के आंकड़े नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। 2010 से लेके 2020 तक के बारे में आपको पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट हो रही है, उद्योग क्षेत्र में हल्की बढ़ोतरी हो रही है, सर्विस सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। ये आंकड़े आपके पास हैं। एक परिस्थिति ऐसी है जिसके बारे में कहा नहीं गया है और इसके बारे में आपसे अनुमान लगाने के लिए पूछा है कि बताओ, तो आपको एक नॉलेज ये है कि 2000 से 2005 के बीच में ये काम हुआ था। ये पूर्व की प्रवृत्तियां हैं। इस ज्ञान और पूर्व की प्रवृत्तियों के बारे में आपको यदि समझ सही है तो ये जो अकथित परिस्थिति है इसके बारे में आप निर्णय दे देंगे कि सर मुझे लग रहा है कि इसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट हुई होगी। यानी कि आपने उस अकथित परिस्थिति के बारे में क्या कर दिया? अपना अनुमान इंगित कर दिया। और वो तब करोगे जब इस ज्ञान या ज्ञान की प्रवृत्तियों के बारे में आपकी क्या होगी? समझ होगी, अवबोध करने की क्षमता होगी। तो ये कहलाता है उल्लेख करना। इस अकथित परिस्थिति के बारे में आपने उल्लेख कर दिया, एक्स्ट्रापोलेशन कर दिया, अनुमान लगा दिया समझ के आधार पर। यह है अवबोध उद्देश्य के 3 भाग। ठीक है। तो ये हमने आज ज्ञान क्या होता है, ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, ज्ञान उद्देश्य क्या है, अवबोध उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानने का प्रयास किया है। एक बार जो हमने अब तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन हम कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा था ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की परिभाषा के 3 तत्व थे, मोटे मोटे आपको समझ आ गई होगी। 3 बातें: ज्ञान का पुनः स्मरण, ज्ञान की पहचान और बौद्धिक क्षमताओं व कौशलों का विकास। उसके बाद हमने देखा कि ज्ञानात्मक पक्ष पाठ्यक्रम पे सबसे ज्यादा फोकस ज्ञानात्मक पक्ष में दिया जाता है। ब्लूम व साथियों ने अपनी पुस्तक में कठिनाई के स्तर के आधार पर इसको 6 भागों में बांटा था, जिसमें सबसे नीचे ज्ञान को रखा गया, उसके बाद में समझ या अवबोध, अनुप्रयोग करने की क्षमता, विश्लेषण, संश्लेषण और सबसे ऊपर मूल्यांकन करने की क्षमता। उसके बाद में हमने ज्ञान उद्देश्य को पढ़ा, जिसके 3 तत्व थे: स्मरण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना। याद करता है, उसके बाद में पूछने पर या तो पुनः स्मरण करता है या पहचान करता है। इसका एक एग्जाम्पल लिया था, परिभाषा बताई थी, संकेत या चिन्ह दिखाए थे, विद्यार्थी उसे याद करता है। परिभाषा पूछने पर वो पुनः स्मरण करके बताएगा, संकेत या चिन्ह दिखाने पर वो पहचान करके बताएगा। यहाँ से संबंधित हमने व्यवहारिक शब्दावलियाँ पढ़ी थी।
पुनः करने से संबंधित थी परिभाषित करना, लेखन करना और कथन करना, पहचान करना, चयन करना और रेखांकित करना। और ज्ञान उद्देश्य के 3 भाग थे। विशिष्ट का ज्ञान, क्या चीज, जैसे चुंबक की ध्रुव क्या होता है इस बात का ज्ञान। विशिष्ट से संबंधित रीतियों व साधनों का ज्ञान, यानी कि चुंबकीय ध्रुव को लिखने की रीति क्या है इस बात का ज्ञान। और सार्वभौमिक या अमूर्त संप्रत्यय, कोई भी सार्वभौमिक संप्रत्यय या अमूर्त संप्रत्यय उसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। फिर हमने अवबोध उद्देश्य देखा, जिसका मतलब यह है कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उस ज्ञान के बारे में बुनियादी समझ आप में होनी चाहिए। अवबोध उद्देश्य को समझने के लिए इनके तीनों भागों को पढ़ने का प्रयास किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? अनुवाद करना, व्याख्या करना और उल्लेख करना। भाग एक बार फिर से देखो, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। अलग अलग एक एक को लेके हमने इनको समझने का प्रयास किया। अनुवाद करना का मतलब यह है कि आप में इस बात की समझ होनी चाहिए कि आप विस्तृत संवाद का अनुवाद कर सकें संक्षिप्त संवाद में। यहां एक व्यवहारिक शब्दावली है, सारांश देना। आप अनुवाद कर सकें किसी नियम या सिद्धांत का उदाहरण में, यहाँ की एक व्यवहारिक शब्दावली आ गई, उदाहरण देना। आप यदि किसी प्रतीकात्मक रूप को अन्य रूप में या अन्य रूप को प्रतीकात्मक रूप में अनुवाद करने की शक्ति आप में होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल, पिछले 5 वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। पिछले 5 वर्षों से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही। दूसरे एग्जाम्पल, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसी का एक था सूत्रीकरण करना। तो 3 यहां से व्यवहारिक शब्दावली आ गई, उदाहरण देना और सूत्रीकरण करना और सारांश देना। ठीक है। फिर एक और देखा था, अनुवाद करने में किसी शब्द को उस कविता के संदर्भ में समझना। जैसे किस सीमा पे खड़े हैं शेर मेरे, तो शेर को आपने अनुवाद कर दिया सैनिक में। और अंतिम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। फिर दूसरा भाग था व्याख्या करना। व्याख्या करने का मतलब सूचनाओं की व्यवस्था या विचारों की व्यवस्था को अपनी समझ के आधार पर पुनः व्यवस्थित करना। और इसमें हमने 3 व्यवहारिक शब्दावलियां पढ़ी है, व्याख्या करना, वर्गीकृत करना, अंतर करना। मैंने आपको बताया था भाबर बांगर खादर, मैंने एक विस्तार में एक पैराग्राफ के रूप में आपको पढ़ा दिया था। फिर आपने अपनी समझ के आधार पर उसको वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, यानी कि आपने उस सूचनाओं की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित किया। इसलिए एक हो गया वर्गीकृत करना। मैंने आपको प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल बताए थे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट बताया है। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पूरा विस्तार में बताया। अंतर जब पूछा तो अलग अलग करके आपने उसको अंतर कर दिया, यानी सूचना की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित कर दिया। तो एक आ गया आपका अंतर करना। और अंतिम था उल्लेख करना, एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब जो ज्ञान या पूर्व की प्रवृत्तियां आपको पता है उसकी समझ के आधार पर एक कथित परिस्थिति के बारे में अनुमान लगाना। जैसे यहाँ आपने इस परिस्थिति का उल्लेख कर दिया कि इसका मतलब क्या होता है। अगली क्लास में करेंगे फिर। धन्यवाद।